हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी के माध्यम से और ये क्लास 9 का लेसन 2 है। इसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर पार्ट 1 को देख लें। पार्ट 1 के अंतर्गत हमने पढ़ा भारत का जो है भौतिक स्वरूप में हिमालय पर्वत श्रृंखला और उत्तरी मैदान के बारे में हमने विधिवत जिक्र किया हुआ है। तो पहले आप जाकर के पार्ट 1 को देख लें, फिर जो है पार्ट 2 को देख लेंगे तो और ज़्यादा आपको लाभप्रद होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। तो आइए बिना विलम्ब के हम इस पार्ट 2 को जो है स्टार्ट करते हैं। हमने फ्रेंड्स पढ़ा था हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, और अभी जो इस पार्ट 2 में हमें पढ़ना है उसमें प्रायद्वीपीय पठार पढ़ना है, भारतीय मरुस्थल पढ़ना है, तटीय मैदान और जो द्वीप समूह हमारे हैं जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप द्वीप समूह है, इन द्वीप समूहों के बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो बहुत ही रोचक और नॉलेजेबल होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार, जैसा कि हमने बताया कि इसके पहले हमने जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान कंप्लीट कर लिया है। भारत का जो मैदानी क्षेत्र है उसको कंप्लीट कर लिया है और इसमें पढ़ना है प्रायद्वीपीय पठार और इसके अंतर्गत तटीय मैदान, द्वीप समूह और भारतीय मरुस्थल भी पढ़ेंगे और अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो फ्रेंड्स, कह रहा है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। अब देखिए, ये हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है किससे बना है? तो आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। एक चीज़ देखिए, एक ऑब्जेक्टिव आपको मिल गया कि हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार किससे बना है, तो आग्नेय और रूपांतरित शैलों का। हमने क्लास 6 में शैलों के बारे में पढ़ाया है, 7 में भी पढ़ाया है। आप अगर शैलों के बारे में विधिवत जानकारी चाहते हैं तो जाकर के क्रमशः स्टार्ट टू बेसिक चैनल के वीडियो को देख लें। आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित तीनों शैलों के बारे में जिक्र किया हुआ है। कह रहा है यह गोंडवाना भूमि के टूटने और प्रवाह के कारण बना। जैसा कि मैंने बताया था कि शुरू में क्या था कि पेंजिया था, ठीक है, और पेंजिया जो है टूटा तो पेंजिया पर एक जो है पेंथालासा, और पेंजिया जो था द्वीप था और पेंथालासा क्या था? सागर था। फिर जो है जो हिमालय का निर्माण हुआ तो उसमें जो है उत्तर का अंगारा लैंड और दक्षिण का क्या था? गोंडवाना लैंड भाग था, ठीक है फ्रेंड्स। और बीच में टेथिस भूसन्नति बहती थी, एक नदी बहती थी। इन दोनों तरफ का मलबा क्या हुआ? इसमें आकर जमा होने लगा, ठीक है। दोनों तरफ का मलबा जमा होने लगा जिससे ये सागर क्या हो गया? भर गया। और फिर दोनों तरफ से इसमें दबाव बढ़ने लगा जिससे ये उथला होकर के बलित पर्वत का निर्माण जो आज के डेट में हिमालय है के रूप में सामने आया। तो कह रहा है ये जो गोंडवाना भूमि थी, इधर का जो भूमि थी, यह इधर ही रह गई। यही क्या है? इसी के टूटने और अपवाह कारण जो है ये प्राचीनतम भूभाग जो है पठार का निर्माण हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि जो पठारी भाग है क्या है? बहुत ही प्राचीन है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ। अब इस जो पठारी भाग है इसमें क्या है? तो छिछली घाटियाँ हैं और गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं। पहला है मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। अब देखिए, इसमें दो भाग हो गए। ये अपना जो पठारी भाग है इसमें दो हो गए, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, ठीक है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में क्या है? संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके
और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। भारत के भौतिक मानचित्र में इन पहाड़ियों श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व में क्या है, कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भूभाग उत्तर पूर्व में देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतियाँ हैं। ये तो हमने पढ़ करके सुनाया, आइए समझते हैं इसको। देखिए, अब जो दक्षिण का पठार है इसका बनावट कैसा है फ्रेंड्स, तो त्रिभुजाकार है, इस तरह का है। ठीक है फ्रेंड्स। अब कह रहा है कि यह जो है नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी यहाँ पे है और इसके दक्षिण में है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदी आप पढ़े होंगे, जो कहाँ बनती हैं, अरब सागर में जाके गिरती हैं। तो नर्मदा के दक्षिण में क्या है, अपना ये पठारी क्षेत्र है, दक्षिण का पठार। कह रहा है इसके उत्तर में चौड़ा आधार सतपुड़ा की श्रृंखला है और चौड़ा आधार जो है सतपुड़ा है। ठीक है, तो इस पठार पर एक तरफ जो है यहाँ पे अगर देखें आप तो मालवा पठार है। मालवा के जस्ट पूरब में क्या है, बुंदेलखंड का पठार है और बुंदेलखंड के पठार के ऊपर में क्या है, तो बघेलखंड है और बघेलखंड के उत्तर में क्या है, पूरब में क्या है, तो नागपुर का पठार है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह के क्रम में ये पठार जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे आप दर्शा सकते हैं। और नागपुर पठार का ही एक भाग जो है फैल करके कहाँ तक गया है, मेघालय जो है, मेघालय तक गया है। और बीच में जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ क्या करती हैं, इसको काट करके जो है पश्चिम बंगाल में देखते हैं कटा हुआ भाग जो क्या होता है, नदियों के द्वारा काट दिया गया है और शेष जो भाग बचता है वही क्या है, मेघालय पठार है, जहाँ पे अपना गारो, खासी, जयंतिया जो उधर है वो है। तो वह क्या है, जो बुंदेलखंड बघेलखंड के बाद से जो नागपुर का पठार है उसी को जो है दामोदर नदी द्वारा क्या हुआ है, काट करके और मेघालय का जो अभी मेघालय जो दिख रहा है जिसमें गारो, खासी, जयंतिया हैं, उसका वो रूप है। आगे के कक्षाओं में विस्तार से इस पर वर्णन करेंगे। फिर कह रहा है कि जो भारत जो प्रायद्वीपीय पठार है यह पश्चिम की तरफ क्या है फ्रेंड्स, यह पश्चिम की तरफ ऊंचा है। पश्चिम की तरफ से ये पश्चिम की तरफ ये सिरा जो क्या है इसका, ये ज़्यादा ऊंचाई पे है और पूर्वी सिरा क्या है, ये कम ऊंचाई का है। इसलिए ऊंचाई से पश्चिम से ही पूर्व की तरफ ज़्यादा नदियाँ गिरती हैं। केवल नर्मदा और ताप्ती जो है पूरब से पश्चिम गिरती हैं। बाकी आपकी जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो भी नदियां हैं यह पश्चिम से पूर्व की गिरती हैं, मतलब पश्चिम से यह बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं। और नर्मदा और ताप्ती जो है पूरब की तरफ अरब सागर में गिरती हैं। क्लियर हो गया। आइए, दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। अब जो दक्षिण का अपना पठार है उसके पूर्वी भाग को क्या कहते हैं, तो पूर्वी घाट कहते हैं और पश्चिम घाट भाग को क्या कहते हैं, तो पश्चिमी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट के तट के समानांतर स्थित हैं। पश्चिमी घाट के तट क्या हैं, तो समानांतर स्थित हैं। जैसे पश्चिमी जो घाट है ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है इस अपना जो है प्रायद्वीपीय पठार का। तो पश्चिमी घाट कैसा है, समानांतर है, मतलब यह कहीं कटा फटा नहीं है। और पूर्वी घाट क्या है, कटा फटा है। ठीक है, पश्चिमी घाट की चौड़ाई क्या है, बहुत ही कम है और पूर्वी घाट की चौड़ाई क्या है, ये अधिक है। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है पश्चिमी तट के समानांतर है, वे सतत हैं तथा केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। किसको, तो पश्चिमी घाट को। ठीक है, भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति कर रहा है। भारत के मानचित्र में आप देखिए कि भाई ये थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट क्या है, ये सब क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए एग्जाम में बड़ा पूछता है, ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हैं। देखिए
ये थाल घाट है, भोर घाट है और पाल घाट, ये क्या है, दर्रे हैं। इन्हीं के माध्यम से क्या होता है, हम इन दर्रों के माध्यम से पहाड़ों को क्या करते हैं, पार करते हैं। दर्रा क्या है, तो जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, और इसी पहाड़ी के को अगर काट करके अगर कोई रास्ता बनाया जाता है तो उसी को क्या हम बोलते हैं, तो दर्रा बोलते हैं। जानकारी के लिए आप लोग बता दें कि थाल घाट जो है यह महाराष्ट्र में है, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि मुंबई से नागपुर जो है हम इस थाल घाट दर्रे से जाते हैं। और भोर घाट भी जो है ये भी महाराष्ट्र में है, मुंबई से पुणे जाने के लिए रास्ता इससे बनता है। पाल घाट जो है फ्रेंड्स यह केरल में पड़ता है और इसी से केरल और तमिलनाडु के लिए नीलगिरी पहाड़ी और नामिला पहाड़ी जो है जोड़ करके जो है केरल से तमिलनाडु के लिए रास्ता बनता है। कह रहा है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई कितनी है, तो 900 है। 900 से 16 है, मतलब पश्चिमी घाट क्या है, ऊंचे हैं ज़्यादा, और पूर्वी घाट क्या है, उसके अपेक्षा कम ऊंचे हैं। पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से, तो महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। नीलगिरी कहाँ है, तो तमिलनाडु, ठीक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। पूर्वी घाट, नीलगिरी आपका केरल में पड़ जाएगा फ्रेंड्स। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में ने इनको काट दिया है। अब देखिए पूर्वी घाट जो है क्या होता है, सतत नहीं है, मतलब उनमें क्या है, जो पश्चिम से पूर्व, चूँकि पश्चिम का भाग क्या है, तो पश्चिम का भाग ऊंचा है, तो नदी किधर बहेगी, तो नदी जो है ऊंचाई से निचाई की तरफ बहेगी फ्रेंड्स। तो पश्चिम से पूर्व ही नदियाँ इसीलिए बहती हैं। क्वेश्चन पूछ देता है कि क्यों नदियाँ जो है पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की तरफ बहती हैं, तो क्या है, तो पूर्वी घाट क्या है, पश्चिमी घाट की अपेक्षा क्या है, नीचा है, और जब नीचा है नदियाँ बहेंगी तो क्या करेंगी, तटों को काट देंगी। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा का टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। अब चूंकि पश्चिमी घाट अरब सागर में जो जो अरब सागर का जो जल गर्म होता है, वाष्प बनता है, ऊपर उठता है, तो पश्चिमी घाट का क्या है, ऊंचाई ज़्यादा है, ऊपर जाकर के संघनन होता है और फिर पश्चिमी घाट पर ही क्या होता है, बारिश होने लगती है। वही बता रहा है कि पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होती है, बढ़ती जाती है, मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ क्या है, ऊंचाई बढ़ती जाती है। जैसे मान लीजिए आपका महाराष्ट्र से लेकर के और केरल तक जो अगर आते हैं, उधर से महाराष्ट्र गोवा होते हुए कन्नड़ केरल जब आते हैं तो केरल की तरफ क्या हो जाता है, इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। इस भाग के शिखर क्या हैं, ऊंचे हैं। अब देखिए अनाईमुडी 2695 मीटर तथा डोडा बेटा 2633 मीटर, ये पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। देखिए क्वेश्चन एक बन जाता है कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचे शिखर कौन से हैं, तो क्या आप कहेंगे, अन्नामुडी 2695 मीटर, ठीक है। और पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो महेंद्रगिरी है, क्या है, तो 1500 मीटर। अब देखिए पश्चिमी घाट पर जो है अन्नाईमुडी जो है वहीं 2695 मीटर है, और दूसरे तरफ देखिए पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी है, कितना है, तो 1500 मीटर है। तो हुआ ना अंतर, पश्चिमी घाट क्या है, ऊंचा है, और पूर्वी घाट क्या है, उसके अपेक्षा बहुत ही नीचा है। पूर्वी घाट के दक्षिणी पश्चिम में सेवराय तथा जावेडी की पहाड़ियाँ स्थित है। उडगमंडलम, जिसे ऊटी के नाम से, अब देखिए ऊटी लोग जाते हैं ना टूर पे, जितने भी सैलानी हैं ऊटी बहुत पसंद करते हैं, तो उडगमंडलम किसको कहते हैं, ऊटी को कहते हैं। तथा कोडाईकनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए। अब प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली क्या है, काली मृदा है। मतलब देखिए प्रायद्वीपीय पठार किससे बना है, तो काली मृदा से, जिसे क्या कहते हैं, दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति किससे हुई, तो ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ क्या हुआ, अपरदन हुआ, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। अब अरावली जो है कहाँ है, राजस्थान में जो है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार किधर है, तो पश्चिम हैं और उत्तर पश्चिम के किनारे पर स्थित हैं। बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई। देखिए
पहला नंबर क्या है, अरावली की पहाड़ियाँ क्या है, तो सबसे पुरानी जो है अगर पर्वत श्रृंखला कहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अरावली हो जाएगा। और अरावली जो है गुजरात से लेकर दिल्ली तक जो है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दिशा में फैला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हमने पढ़ा अभी प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। भारतीय मरुस्थल देख लेते हैं। तो अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर जो है, अब अरावली पहाड़ी जहाँ ख़त्म होती है उसके पश्चिमी किनारे पर क्या है, तो थार का मरुस्थल है। यह बालुओं के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएँ दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। देखिए लूनी नदी बड़ा एग्जाम में पूछता है कि सबसे लंबी जो है थार के रेगिस्तान की नदी का नाम बताइए, तो उसका नाम क्या है, लूनी नदी। ये भी क्या होती है, तो बरसाती नदी है। वर्षा जब होता है 150 सेंटीमीटर जैसे भी, तो यह नदी जो है उस मरुस्थल में बहती है, लेकिन ये भी जा कर के मरुस्थल में कुछ दूर पर क्या हो जाती है, सूख जाती है। तो सबसे बड़ी जो राजस्थान की जो है रेगिस्तानी नदी कौन सी है, तो लूनी नदी है। ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आप लोग। अब देखिए बरखान अर्धशंकरा बालू का टीला होता है। विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरखान के समूह देख सकते हैं। अब बरखान करा देखिए, बरखान होता क्या है, जैसे ये इस तरह का होता है, ठीक है, ये टीले होते हैं। जब आप राजस्थान जाएंगे, राजस्थान में अगर जैसलमेर जाएंगे तो सैंडून्स वहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो जो बालू के टिब्बे होते हैं, एक स्थान से जब हवा के द्वारा बालू क्या होते हैं दूसरे स्थान पर जमा होते हैं, जो टीले जमा होते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, तो बरखान कहते हैं। ये भारतीय मरुस्थल आप देख सकते हैं। तटीय मैदान देख सकते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे क्या है, संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में क्या है, अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। अब देखिए जैसे फ्रेंड्स ये है अपना, ठीक है, तो कह रहा है कि यह पश्चिम में अरब सागर, अब जैसे ये इधर का पोर्शन क्या है, अरब सागर का है, और इधर का पोर्शन क्या है, तो बंगाल की खाड़ी का है। तो यहाँ से ले कर के यहाँ तक के ये सब क्या हो गए हमारे, तो ये तटीय मैदान हो गए। इसको हम क्या बोलते हैं, तो पश्चिमी तटीय मैदान, और इसको क्या बोलते हैं, तो पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो ये पश्चिमी तटीय मैदान अपना है, यह लगभग 10 से 15 किलोमीटर क्या है, चौड़ाई है। जैसे ये जो मैदान तटीय मैदान है इस तरह का आप देख सकते हैं, तो ये जो चौड़ाई है पश्चिमी तटीय का, ये 10 से 15 किलोमीटर है, जबकि पूर्वी तट का जो चौड़ाई है ये ज़्यादा है। पूर्वी तट की चौड़ाई करीब जो है 100 से लेकर के 130 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह जो है 1100 किलोमीटर के आसपास है। पूर्वी तट जो है 1100, ये दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल से लेकर के और कन्याकुमारी तक लगभग जो है 1100 किलोमीटर तो का है। तो पूर्वी मैदान क्या है, पूर्वी तटीय मैदान क्या है, चौड़ा है पश्चिमी तटीय मैदान के अपेक्षा। आइए इसके बारे में जानकारी देखते हैं। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इसे मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं, तो कोंकण बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे ये जो पश्चिमी है फ्रेंड्स, ये हाँ, ये जो पश्चिमी है इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि मुंबई से लेकर के गोवा तक को क्या बोलते हैं, तो इसको कोंकण बोलते हैं। ठीक है, बीच वाले को क्या बोलते हैं, मध्य भाग को जो है उसको कन्नड़ बोलते हैं, और दक्षिण वाले को क्या कहते हैं, तो मालाबार कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। मुंबई से गोवा तक, जैसे ये मुंबई से लेकर गोवा तक क्या है, तो कोंकण तट है, और मध्य भाग जो है जिसको क्या बोलते हैं, कन्नड़ तट, और दक्षिण में जो है गोवा से लेकर के और यहाँ केरल तक जो है ये क्या है, तो यह मालाबार तट है। अब पूर्वी घाट के बारे में देख लेते हैं। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। मैंने बताया आपको 100 से लेकर 130 किलोमीटर चौड़ाई है पूर्वी घाट की। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, और जबकि दक्षिणी भाग में क्या कहते हैं, तो कोरोमंडल कहते हैं। अब जैसे ये
यहाँ जो देखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार बोलते हैं, और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो कोरोमंडल बोलते हैं, पूर्वी घाट को। ठीक हो गया। अब बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा आप लोग समझ रहे हैं, नदियाँ जहाँ अपना मलबा ला करके इकट्ठा करके और भीतरिकाओं में बहने लगती हैं। तो इस तरह जैसे नदी ये आ रही है, ये नदी आ रही है, तो यह समुद्री तटीय किनारा तो यहाँ आकर के क्या करती है, डेल्टा का निर्माण कर देती है, मलबा लाकर जमा करती है और भीतरिकाओं में बहने लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण। देखिए उड़ीसा में क्या है, चिल्का झील है, बहुत ही पूछता है चिल्का झील कहाँ है, देखिए दिखा रहा है। चिल्का झील भारत में खारे पानी क्या है, सबसे बड़ी झील है, यहाँ उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ठीक हो गया। अब देखिए द्वीप समूह, आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग क्या अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप समूहों का भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूहों को पहचान सकते हैं? देखिए इसको क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। द्वीप का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, जो चारों तरफ से क्या हो, जल से घिरा हो। और प्रायद्वीप का मतलब क्या है, जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। जैसे भारत क्या है, भारत एक प्रायद्वीप है। भारत की स्थिति ऐसी तो है फ्रेंड्स, यही तो है। तो यह 3 तरफ से क्या है, जल से घिरा, तो क्या है, प्रायद्वीप है। और द्वीप का मतलब क्या हो गया, जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। केरल के मालाबार तट के पास स्थित जो है उसको क्या बोलते हैं, तो लक्षद्वीप बोलते हैं। अब कह रहा है उसकी स्थिति को ज्ञात कीजिए। यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लकादीव, मिनिकाय, एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 19 क्षेत्र में इनका नाम क्या हो गया, तो लक्षद्वीप हो गया। यह कितने दूरी पे फैला है, तो यह 32 वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है। कमारती क्या है, तो लक्षद्वीप का जो है प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी क्या है, अभयारण्य है। मतलब पक्षी के लिए का अभयारण्य बनाया है। कहाँ पे, तो पिटली द्वीप, वहां पे मनुष्य का निवास नहीं है। बंगाल की खाड़ी में कह रहा है उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। ये द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह समानतः मुख्यतः जो है 2 भागों में बांटा गया, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। कह रहा है फ्रेंड्स जो है बंगाल की खाड़ी में क्या है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह जानते हैं कैसे बना है, जैसे जो अपना ये हिमालय है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा लग रहा हो रहा है। ये जो हिमालय है, तो जब यहाँ आता है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश से यह नीचे की आ जाता है। यही हिमालय जब जो है दक्षिण की तरफ, पूर्व और दक्षिण की तरफ आ कर के समुद्र में नीचे धंसा जाता है। इसी का जब कुछ भाग ऊपर दिखाई देता है, उसी वही क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। वास्तव में यह क्या है, हिमालय का एक भाग है जो पानी में डूबा हुआ है, और जो ऊपर उछला हुआ भाग है उसी पे क्या है, द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। क्लियर हो गया। अब देखिए वास्तव में तो मैं कहूँ तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह 4 भागों में बटा हुआ है फ्रेंड्स। क्या है, तो देखिए दक्षिणी अंडमान है, ये मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। ये जो है ये है, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। ये पहला क्या है, तो ये देखिए उत्तरी अंडमान इसको बोलते हैं, बीच वाले को मध्य अंडमान बोलते हैं, तीसरे नंबर को दक्षिणी अंडमान बोलते हैं, और चौथे वाले को क्या बोलते हैं, लिटिल अंडमान बोलते हैं। और उसके बाद से लिटिल अंडमान के बाद से ही ये बीच में यह 10 डिग्री चैनल है, बहुत एग्जाम में पूछता है, ठीक है। 10 डिग्री कहाँ चैनल है, तो यह लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ये जो है कार निकोबार, ठीक है। और इसी कार निकोबार के बाद से यहाँ पे क्या है, ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार पे ही क्या है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जिसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, इसका जो है अक्षांश क्या है, 6.4, 6°4' जो है, यही इंदिरा पॉइंट है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए आप लोग। एक बार और रिकन्फर्म इसको कर दे रहा, ये ऊपर वाला उत्तरी अंडमान, उसके बाद से मध्य अंडमान, उसके बाद से आपका दक्षिण अंडमान, ये हो गया लिटिल अंडमान। इसी लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, और कार निकोबार के बाद ये नीचे क्या है,
तो यही ग्रेट निकोबार है, और इसी ग्रेट निकोबार पे इंदिरा पॉइंट है 6 अंश 4 मिनट जिसका है, और इंदिरा पॉइंट भारत का क्या है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। चलिए अब देख लेते हैं यह द्वीप समूह क्या है, निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। निमज्जित पर्वत श्रेणी वही हिमालय का निमज्जित पर्वत श्रेणी मैंने जो अभी बताया आप लोग को। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप जंतु में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित हैं एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। अब देखिए प्रवाल के बारे में दे रहा है फ्रेंड्स। क्या है प्रवाल? प्रवाल पाली कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियाँ टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसे प्रवाल रोधिका है, तटीय प्रवाल भित्ति है और प्रवाल बलय है। द्वीप ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल बलय द्वीप गोलाकार या हारसू आकार वाले रोधिका होते हैं। अब देखिए मैं समझाता हूँ आप लोगों को क्या है। आप लोगों ने सुना है कि लक्षद्वीप किससे बना है, तो प्रवालों से बना है। प्रवाल का मतलब होता है फ्रेंड्स मूंगा। मूंगा का नाम सुने हैं आप? मूंगा एक क्या है, जीव है। और मूंगा क्या होता है, ये बड़ी संख्या में क्या छिछले और जो है गर्म, हल्का सा गर्म और छिछले समुद्रों में ये पाए जाते हैं। तो ये मूंगे क्या होते हैं, इनके यह जब विकसित होते हैं, मूंगे की जो खोल होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। तो जब मूंगा मरता है तो यह एक के दूसरे ऊपर क्या निक्षेपित होने लगता है। और मूंगे को खाने के लिए जो है ना मछलियों का भी बहुत ज़्यादा क्या होता है उत्पन्न, मछलियाँ इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती हैं। इसी तरह से यह क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की खोल इसकी जमा हो जाती है, प्रवाल मरता जाता है एक के ऊपर और इस तरह से क्या हो जाता है, एक द्वीप का निर्माण हो जाता है जिसको लक्षद्वीप कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए अब लक्षद्वीप अपने यहाँ भारत का है। अब देखिए इसके कई प्रकार हैं, 3 प्रकार दिया है। तटीय प्रवाल भित्ति होता है, प्रवाल भित्ति, और ग्रेट बैरियर रीफ आपने सुना होगा। यह ऑस्ट्रेलिया में एक दीवार की तरह से है। ये इसी तरह से इसमें जो है प्रवाल क्या है, जम गए हैं। ठीक है, देखो ग्रेट बैरियर तटीय प्रवाल जो तट के समय हो, और बलय जो है, जो बलय आप समझ रहे हैं ना, ये बलय हो गया इस तरह का जहाँ जमाव हो जाए। ठीक है, और ये ग्रेट जो है दीवार की तरह से जो हो जाए, तो वह कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, तो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। देखिए फ्रेंड्स बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़बरदस्त है। देखिए भारत में अंडमान और निकोबार में जो है 2 जो है पाए जाते हैं क्या, ज्वालामुखी। देखिए नरकोडम द्वीप है, ठीक है, नरकोडम द्वीप में ये कहाँ पे है, तो मध्य अंडमान में। तो यहाँ पे जो ज्वालामुखी पाया गया है उसको नरकोडम ज्वालामुखी कहते हैं। और यह जो है सुषुप्त है, मतलब यह सक्रिय नहीं है। तो एक नरकोडम है और दूसरा क्या है, बैरन है। बैरन का है तो सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब अभी भी ये सक्रिय है, कभी भी ये विस्फोट कर सकता है। तो नरकोडम सुषुप्त है जो मध्य अंडमान पर है, और बैरन जो है सक्रिय है जो दक्षिणी अंडमान में पाया जाता है। तो ये 2 ज्वालामुखियों के नाम हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कह रहा है विभिन्न भू आकृति विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं जिनसे देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र क्या है, मत्स्यन और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाओं को प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स ये मतलब बता रहा है कि देखिए उत्तर का जो हिमालयी क्षेत्र है वो तट रक्षा की तरह से खड़ा है। उत्तर का विशाल मैदान जो है अन्न के लिए जो है भंडार है, और जो तटवर्ती क्षेत्र हैं वो मत्स्यन और पोत के लिए उपयुक्त हैं। तो इस तरह से जो भारत की जो भौतिक बनावट है उसके बारे में जो है किस तरह की जिनसे हमें रक्षा मिलता है, या जो जिस तरह से भविष्य में उनकी संभावनाएं हैं उसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा किया। आइए अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा फ्रेंड्स ये विकल्प दे रहा है, इसमें कौन सही है तो देख लीजिए एक बार। देखिए कह रहा एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो तो उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, तो प्रायद्वीप बोलते हैं। द्वीप जो है
वो चारों तरफ से घिरा होता है, तो प्रायद्वीप हो गया। ठीक है। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा को निर्धारण करने वाले पर्वतों को का संयुक्त नाम क्या है? तो पूर्वांचल कहते हैं फ्रेंड उसको, चूँकि म्यांमार जो है किधर है भारत के? तो पूरब में है, तो पूर्वांचल हो गया। उत्तराखंड आप समझ रहे हैं, भारत उत्तर प्रदेश के उत्तर वो जो है उत्तर में हो तो होगा ना, हिमाचल प्रदेश आप देख ही रहे हैं। दूसरा फ्रेंड्स कह रहा है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय क्या है? तो गोवा के दक्षिण में कह रहा है, तो मुंबई से गोवा को क्या कहते हैं? तो मुंबई से गोवा को कोकण कहते हैं। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि गोवा के दक्षिण में, तो गोवा के दक्षिण में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो कन्नड़ हो जाएगा। ठीक है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो आपने पढ़ा महेंद्रगिरी है। अनाईमुड़ी तो यह क्या है? पश्चिमी घाट का है, इसका 2600 समथिंग है और ये 1500 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो महेंद्रगिरी हो जाएगा। कंचनजुंगा और खासी, तो खासी मेघालय में हो जाएगा, कंचनजुंगा तो अपना हिमालय में है। अब निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दे दीजिए। भाबर क्या है? तो भाबर बता दीजिए, जब नदियाँ निकलती हैं हिमालय से तो जहाँ कंकड़ पत्थर और पत्थरों में विलीन हो जाती हैं उस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो भाबर कहते हैं। कह रहा है हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम बताइए, तो बता दीजिए। महान हिमालय, जिसको हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, दूसरा क्या है? हिमाचल या निम्न हिमालय, तीसरा क्या है? शिवालिक हिमालय। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है फ्रेंड्स? तो मालवा का पठार है। ठीक है। भारत के उन द्वीपों का नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं, तो लक्षद्वीप बता दीजिए, मिनिकॉय द्वीप बता दीजिए। और निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करने का है, तो बांगर और खादर आप समझ ही रहे हैं। बांगर का मतलब क्या हो गया? बांगर का मतलब वो हो गया कि जहाँ पर नदी के द्वारा जो मैदान स्थापित किए गए वहाँ नदी का बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है, हालांकि वो भी उपजाऊ क्षेत्र होते हैं जहाँ नदी का जो है जल अब नहीं पहुँच पाता है, मतलब बाढ़ नहीं पहुँचे तो बागर कहते हैं। और खादर का मतलब जहाँ प्रायः नदियों का जो है बाढ़ का जल वहाँ पहुँच जाता है और फिर एक नवीन जो है जलोढ़ मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है या आ जाती है बाढ़ के माध्यम से, तो उसको क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। क्लियर हो गया। पूर्वी घाट था, पश्चिमी घाट बता दीजिए। पूर्वी घाट क्या है? अधिक चौड़ा है, पश्चिमी घाट कम चौड़ा है, पश्चिमी घाट सब ज़्यादा ऊंचा है, पूर्वी घाट कम ऊंचा है, ये सब बता दीजिए। ठीक है। अब भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग कौन से हैं? तो भू आकृति विभाग में जो भी वर्णन हमने पढ़ा 6 जो है, हिमालय का पर्वतीय श्रृंखला है, उत्तर मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय मरुस्थल है, तटीय मैदान है और द्वीप समूह है, इन सबों का जिक्र आप कर दीजिए। भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कर दीजिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त इसमें टिप्पणी भी लिख सकते हैं आप, मध्य हिमालय और मध्य उच्च भूमि भारत के द्वीप समूहों के बारे में। तो फ्रेंड्स इस तरह से लेसन 2 जो है कंप्लीट हुआ क्लास 9 का। आशा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि यह चैप्टर जो है बहुत ही आप लोगों के लिए नॉलेजेबल जो है उपयुक्त होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूरतमंदों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं बहन हैं जो कि कापी किताब या जो है सही कोचिंग या सही क्लास के अभाव में ज्ञान नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही लाभप्रद यह वीडियो होगा। तो उनको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, लाइक करिए और इसी तरह से लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।